आज वो पब्लिक ईरान की मिलिट्री के साथ खड़ी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। ट्रंप ने कहा कि आज रात हम सारे पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट पर बॉम्बिंग करेंगे। तो तकरीबन लाखों की तादाद में लोग निकल कर उन पावर प्लांट के आसपास खड़े हो गए कि ठीक है, हम भी इसी के साथ मर जाएंगे। तो ये जो जज्बा आया, ये जज्बा इसी बात का सबूत है कि आप हमारी मिलिट्री में स्ट्राइक कर सकते हैं। किसने रोका है आपको? आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन आप क्या पा पाए? आपने क्या पाया? सिर्फ एक 76 साल के बुजुर्ग को आपने उसके घर के अंदर मार दिया। सिर्फ 168 बच्चियों को आपने उनके स्कूल्स के अंदर मार दिया। 13,000 स्ट्राइक्स के बाद क्या आपने उनके न्यूक्लियर पावर को खत्म किया? क्या आपने उनकी न्यूक्लियर स्टेशनलिज्म को खत्म किया? क्या उनकी आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी को खत्म किया? क्या उनकी ड्रोन की इमरान टेक्नोलॉजी को साहब, खत्म किया? ये जी आशीष एक जी। अगर मैं 10 सेकंड लूंगा। ओके देखें, एक ओके एक ओके। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है ये। एलीट, मतलब अब मैं आपको एलीट मानता हूँ, इंटेलिजेंसिया का हिस्सा है आप। एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, हम भावावेश में आके और अपना जज्बा दिखाएं कि हम ईरान के साथ हैं। हम भी ईरान की जनता के साथ ही हैं और हमारा देश भी ईरान के साथ है। फॉर ऑल यू नो, उन्होंने तो आईआरजीसी तक को अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस युद्ध की कर रहे हैं और उसके बारे में भावनाओं में बहकर कि ईरान की जनता सड़कों, मैं बोल रहा हूं कि ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को 28 फरवरी से आज तक बहुत कम कर दिया गया है। और इसी वजह से ईरान की तरफ से जो एक्सपेक्टेड रिटेलिएशंस थे, चाहे वो इसराइल पे हो या अमेरिका के यूरोपियन या मिडिल ईस्ट बेसिस पे हो, ये छोटे छोटे ड्रोन के हमले या एक रॉकेट मारना, ईरान की मिलिट्री इज मच मोर या वॉज मच मोर केपेबल। अब उनके पास कितना बचा है वो सीएनएन जानता होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स जानता होगा, बट एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ये है कि अमेरिका ने भी अपने बहुत अपनी भद्द उड़ाई है। हमें ये समझ में आ गया कि अमेरिका इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। इफ एक अगर एक मिलिट्री अपने आर्मी को हार्म्स वे से अलग रख के युद्ध जीतना या लड़ना भी चाहती है तो ये बेवकूफों की फौज है। क्योंकि फौज लड़ी थी टू गो इन द हार्म्स वे। नेशन को बचाने के लिए हमें ट्रेनिंग होती है कि जान को आगे रखो अपने। लेकिन अमेरिका तो एक्सपोज हो गया और उनके गोला बारूद F-35 दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कूड़े का ढेर निकला है। और F-15 ईगल्स पांच पांच मार दिए शोल्डर फायर्ड मिसाइल से, कंधों से चला के। हम्म। तो उनकी सारी जो टेक्नोलॉजी और जो सुपरियोरिटी की बात, तो वो एक मुद्दा है, वो भी एक रियलिटी है कि अमेरिका स्टैंड्स एक्सपोज्ड। लेकिन ईरान की मिलिट्री डिग्रेड हुई है, ये रियलिटी है। ईरान की सत्तारूढ़ पार्टी के 50-60 सीनियर लीडर्स को मार दिया, ये एक रियलिटी है। और इसके बाद उन्होंने कि ट्रंप को मारने पे हम इतने अरब रुपए देंगे या हम अब आगे बताएंगे आईसीबीएम यूज करेंगे, ये सिर्फ बातें हुई ना इमरान साहब। रियलिटी में उनकी मिलिट्री डिग्रेड हुई है, उनकी सत्ता से अपदस्थ। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, पूरा कीजिए। मैं कह रहा था आशीष जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक विदाउट कंपैरिजन एक दुनिया का लगभग सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा मिलिट्री पावर, सबसे बड़ा समझिए कि एयरफोर्स, उसकी अगर लड़ाई उस व्यक्ति से हो रही है जो कि 47 ईयर्स तक इकोनॉमिकल सैंक्शंस में रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको बिल्कुल इक्वल कंपेयर करने बैठेंगे। आज सुबह आपने एक स्ट्राइक किया तो लाजमी सी बात है रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन कहां होगा? जहां पर आपके बेसेस होंगे। हम जब भी ईरान पे हमला होगा, ईरान कभी भी उसको अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हर हाल में रिटेलिएट करेगा। अब रिटेलिएशन का कुछ इंटेंसिटी कम ज्यादा मैं मान सकता हूं, हो सकती है, लाजमी सी बात है। जब 90 दिन से हम युद्ध की कंडीशंस में है या टेंशन में है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो मेरा जो इन्फोर्समेंट है या जो मेरे पास अब बची हुई ताकत है, वो लाजमी सी बात है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरी हिम्मत कम ज्यादा नहीं हुई है। आप कल फिर अब आई एग्री, मिसाइल मारेंगे, आई एग्री, परसों आपको फिर मिसाइल मिलेगी। आप अगर आई चार टोटली एग्री। मिसाइल मारेंगे, आपको 8 ड्रोन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि आप कहीं भी जाकर बॉम्बिंग अमेरिका कर दें और उसको कुछ रिटेलिएशन में ना मिले, वो पॉसिबिलिटी अब नहीं होगी। अच्छा चाहिए बताइए, सारे जितने भी अभी जो ईरान के ऊपर पिछले एक दिन में बॉम्बिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं यूएस बेसिस से हुई है। अगर ये इसराइल से होती, ईरान 100% इसराइल के ऊपर वापस बॉम्बिंग करता। अगर ये अमेरिकन सॉइल से होती, तो फिर अमेरिकन सॉइल तक जैसे भी जाना पड़ता, वहां पर रिटेलिएशन होता। कुल मिलाकर इस पूरे अनरेस्ट को अमेरिका फिर से इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पिछले कई टाइम से एक सीज फायर पे बात चल रही थी। आज भी ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोग एक बड़े ही इजी वाले एग्रीमेंट पर जाना चाह रहे हैं। बातचीत चल रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ आशीष जी की इस पूरे मामले में आज भी ईरान पे जब तक आज हमला नहीं हुआ था, ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया था, वो अब खामोश बैठा हुआ था। तो ये फिर यहां पर लाकर कटघरे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं कि इन्होंने फिर इसको रीइग्नाइट क्यों किया। ओवर टू यू। जी, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारी ईरान से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। नंबर वन, हम उनको सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस का एक हिस्सा मानते हैं। रोमन, ग्रीक, ईरान, इंडिया, ग्रेटर इंडिया, ये ओल्डेस्ट हैं। और इसी वजह से हमें पता है कि उनमें क्या क्षमता है। लेकिन दो मुद्दों पर जिसपे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है साहब, और आपको भी होगा, आई एम वेरी श्योर। अमेरिका हमारे हिसाब से प्रेजेंट लीडरशिप के अंदर में दुनिया की सबसे खराब ताकत है, सबसे अनडिपेंडेबल, सबसे ज्यादा झूठ, सामने कुछ पीछे कुछ। उससे बेहतर है रशिया, उससे कहीं बेहतर है चाइना, ईरान, ईरान के लोग। अमेरिका इज फुल ऑफ ब्लैक, उनकी पूरी सोसाइटी खत्म हो रही है। इसमें कहीं से किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका इज अंडर अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। ये एक, हम अभी चर्चा कर रहे हैं ईरान, प्रॉक्सीज की क्या जरूरत है इमरान साहब? क्यों नहीं डायरेक्ट इजराइल को हिट करते हैं? क्या जरूरत है ये दूसरे देशों का तेल रोकने की? क्या मंशा है? आप अमेरिका का रोको, इजराइल का रोको, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया क्या करना चाह रहे हैं? किस रूट पे इस लड़ाई को ले जाना चाह रहे हैं? इज इट वर्थ? क्या आपका चरित्र दिखा रहा है? या तीसरा, जो कि सेंसिटिव टॉपिक है, आप इस पे डिफर कर सकते हैं, उन्होंने अपने लोगों को क्रश तो किया है। अमेरिका उसके लिए कोई नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। आई अमेरिका ने टोटली तो एग्री। सीधे तौर पर उनकी अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया है। अब कैप्टन श्याम Yes. कुमार, एक हिस्ट्री है अमेरिका की, लंबे, जहां पर भी वो लंबे युद्ध में फंसा है वहां से वो वापस ही गया है। एक हिस्ट्री है ईरान की कि अच्छे अच्छे नहीं जीत पाए, तो क्या अमेरिका जीत जाएगा? सवाल ये। धन्यवाद। जय हिंद। शनुवर्णा। कुछ लोग ईरान में बैठे हैं, कुछ लोग दुबई में बैठे हैं, कुछ लोग कतार में बैठे हैं बड़ी देर से। धन्यवाद। आप सबको, पैनलिस्ट का ख्याल रखें तो ताकि समय का महत्व मिले सभी को। देखिए, अमेरिका ने एक फेंका है जाल, ये युद्ध चलेगा अनंत काल। ईरान हो रहा है बेहाल, आप सबको पता है रियलिटीज क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इतिहास के जो तथ्य हैं वो जरूर हमने समझे। अलेक्जेंडर को सुना, चंगेज को सुना, मंगोल्स को भी सुना होगा, और अरब खलीफातों को भी सुना होगा जो पर्सिया में आए और वहां तक से भारत तक चले आए, वहां के राजाओं को हराते हुए। ठहर नहीं पाए क्योंकि जरूरतें कुछ और थी, मिस्र तक चले गए, और ईरान के जो बादशाह वहां थे उन दिनों, उनकी जो परेशानियां थी उस क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट में, उससे निवारण भी किया अलेक्जेंडर ने। इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, राजनीतिक, भौगोलिक, आबादी और जो उनका तरीका है, जो जुझारूपन है ईरान का, ये सब जानते हैं। तो उस हिसाब से अमेरिका 40 साल तक इंतजार करके आया है, सोच समझ के आया है, और 8-10 प्रेसिडेंट्स ने इन्हें झेला है। अमेरिका, ईरान से हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे पड़ोसी थे कुछ दिनों पहले, अब पाकिस्तान आ गया है बीच में। हम सब जानते हैं हमारा और उनका कितना अच्छा संबंध है। हमारी भारतीय नौसेना वहां खड़ी है, हमारा चाहवार पोत वहां पे है, और हमें बहुत कुछ अभी आकांक्षाएं हैं ईरान से। इसलिए मैं युद्ध का आकलन न्यूट्रल ढंग से कर रहा हूं। अमेरिका सोच समझ के गल्फ के पानी में आया। मान के चलिए, पश्चिम से, पूरब से और उत्तर से कुछ नहीं हो सकता ईरान के ऊपर। 8 साल का उसका अपना इतिहास है इराक के साथ। अमेरिका गल्फ से आया है, पानी से आया है, और जब पानी से आया है तो मान के चलिए ये एक तरह से एम्फीबियस वॉरफेयर की पूरी कहानी बना के आया, जिसकी कई बार मैं आपके चैनल पे मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं ये मानता हूं, और आपके दर्शकों को फिर से रिमाइंड कर दूं, कि 40 दिनों का जो एनिलेशन है वो एक तरह से एम्फीबियस वॉरफेयर का सॉफ्टनिंग द बीच होता है, जिसमें पहले आप बीच को सॉफ्टन करते हो। पूरा ईरान ही बीच है हमारा। बीच मतलब समझ सकते हैं आप। ये जो अटैक्स आज आप हो रहे हैं, जो एम्फीबियस अटैक्स, कुवैत पे अटैक देखते हैं आप, तो खर्क से 200 किलोमीटर दूर है, लड़ाक, कोसाम और बंदर अब्बास पे जो अटैक देख रहे हैं आप, ये क्यों हो रहा है? थर्ड फेज में आके इसको समझिए। इसकी सारी चर्चाएं मैंने आपसे कही थी, और मैंने किताबों में लिखा और लेखों में लिखा, वीडियोस बना के भेज दिया। क्योंकि एक तरह से जब ज्वाइंट वॉरफेयर होता है
एम्फीबियस वॉरफेयर पानी से जब लड़ा जाता है, एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, वो इस वॉर को लड़ रहे हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जमावड़ा है, ब्लॉकेड है, ये स्लो वॉर, सरप्राइजिंग वॉर, डिप्लॉयड वॉर, नॉट ए स्टेशनरी वॉर, जमीन पे नहीं, दूर से रहना, चाहे वेनेजुला हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे वो नाटो से हटना हो, चाहे रशिया उक्रेन में सहायता नहीं देना हो, ये अमेरिका की डॉक्ट्रिन है। इसको समझिए। आप थू कर सकते हैं अमेरिका को, उसको कोई चिंता नहीं है, मारेगा हट जाएगा, मारेगा हट जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया है, बाइडेन ने डिसाइड किया कि ये नहीं होगा। दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ये स्लो वॉर है, सवेरे उठ के तोप नहीं चलेगी, छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और आपको इसको लंबे से अनंत काल, मैंने कहा अमेरिका ने छेड़ा है युद्ध अनंत काल, इसलिए ईरान हो रहा है बेहाल। और ये विश्व अगर यहाँ नहीं खड़े हैं, ये अनंत काल है क्या? हो जाएंगे, अनंत काल है, ये आपने बहुत अच्छा कहा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि क्या एक अंतहीन युद्ध में ही अमेरिका फंस गया है ईरान में जाकर के? देखिए, आपके यहाँ सुना होगा, मैंने कई डिबेट्स में आपके यहाँ भी कहा है और कुछ चैनलों पे भी कहा है, जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प इज नॉट ए डिप्लोमैट, इज नॉट टेक्नोक्रेट, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। ये एक व्यापारी हैं, अच्छे पुराने व्यापारी हैं और अपने व्यापार के तहत उनको फंसा दिया फंदे में, उसका नाम है इसराइल। इसराइल ने क्या किया कि सोचा कि हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारी जो बढ़त होगी वो ईरान के ऊपर होगी, क्योंकि अभी बात हो रही थी, जैसे कैप्टन साहब भी कह रहे थे, प्रॉक्सी वॉर। जो प्रॉक्सी वॉर इन्होंने हिजबुल्ला और हमास और इन सबको लगा रखा था, हूती को, तो इनको ये नरिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको, और जब भी इन्होंने नेतन्याहू ने अपना जो मैप दिखलाया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो देखा है ग्रेटर इजराइल का। तो इजराइल की जो वार हो रही है, आज 4 साल होने को आ गए, और उधर देखिए उक्रेन की 5 साल से ज़्यादा चल रही वार, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा। और ये जो वार छिड़ी गई वो इसीलिए छिड़ी गई कि शांति वार्ता तो चल रही थी जिनेवा में, लेकिन इजराइल ने कन्विंस किया ट्रम्प को और इस पर अटैक करा दिया। ये कहा कि देखिए, जिस तरीके से आपको वेनेजुला में जीत मिली है और वेनेजुला में आप जीत कर आए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी ईरान में भी हम वो ले लेंगे, क्योंकि ये 79 से इनको बैन लगा हुआ है और यहाँ पे सिविल वार नहीं करा पाए और फेल हुआ सिविल वार इनका। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती हुई है अमेरिका से, वही इनके जो रिलीजियस लीडर को उन्होंने शहीद किया, उसकी वजह से वो सारा यूनाइट हो गया, वहाँ बच्चा यूनाइट हो गया और इंटरनेशनल रिलीजियस लीडर थे उस शिया कम्युनिटी के, इसलिए। और जहाँ तक उसकी हिस्ट्री गवाह है, फारस दुनिया जानती है, जहाँ पे अभी आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा भी मीनाक्षी जी, जो वहाँ पर सिकंदर और बड़े बड़े आए और बहादुर चंगेज खान जैसे लोग उसको फतेह नहीं कर पाए, और फतेह किया भी तो कामयाब नहीं हो पाए। तो आज आप देखिए कि इराक से भागना पड़ा इनको, वियतनाम से भागना पड़ा, सभी जगह से अमेरिका को हटना पड़ा, अभी अफगानिस्तान से भी हटना पड़ा। तो आज इनकी स्थिति ये है कि इनकी सारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, अमेरिका की कहीं पर काम नहीं आ रहा है। डिप्लोमेसी में आप देख लिए नाटो देशों से फेल हो गए। इधर इन्होंने कोशिश की थी, जब हरमुज़ क्लोज किया उस वक्त इन्होंने कहा कि इन माइंस को हटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट किया अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने। उसके बाद जापान से रिक्वेस्ट किया कि भाई अपनी नावल फोर्सेस भेजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे इस केस में। और उन्होंने हरमुज़ को बिल्कुल क्लोज कर दिया है और उनको एक ऐसा मुहाना है जहाँ से वो टैक्स वसूल रहे हैं। अपनी पार्लियामेंट में भी पास कर दिया कि हम अपने दोस्त शिपों को भेजेंगे और उनसे हम पैसा लेंगे, रिबिल्ड करेंगे ईरान को। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हर सेक्टर पे फेल हुआ है। और आज पोजीशन ये है कि उनका खजाना भी खाली हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़े ताकत वाले हैं दुनिया के, लेकिन आज उनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनको भी हथियार की ज़रूरत है। आज अमेरिका दूसरों की तरफ भी देख रहा है। तो ये चीज़ है कि शांति के साथ, इज्जत के साथ पीछे हटना चाहता है और वो हट नहीं पा रहा, क्योंकि पीछे से उसको उसका ईगो आने आ रहा है सर, सीधे सीधे। हिमांशी जी, अभी हमने देखा कि सीज फायर चल रहा है, बावजूद इसके इराक में हमले किए गए, कुवैत में हमले किए गए, बहरीन में हमले किए गए। तो क्या फिर से युद्ध की शुरुआत होने वाली है इसी के साथ साथ? क्योंकि अमेरिका कुछ ना कुछ तो कार्रवाई जरूर करेगा अगर वहां पर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जब एक आप आमने सामने की लड़ाई, जिसको परंपरागत युद्ध कहते हैं, वो लड़ते हैं, तो उसमें हार और जीत जो है बहुत आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं। पर जो यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, उसमें जब ये सुलह सफाई की भी बात करते हैं, तो उसमें इन दोनों के जो हित हैं वो बहुत ज्यादा टकराते हैं। और जो इस समय मुझे लग रहा है कि काफी कोशिश जो ईरान कर रहा है हॉर्मुज को बंद रखने की,
वो बहुत समय तक अगर रखता है तो उसमें ईरान का खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो तेल का आवागमन था वो रुक चुका है। हालांकि पाकिस्तान के साथ संधि करके उन्होंने कोशिश की है कि जमीन के द्वारा रास्ता कुछ खोला जाए, वहां से कुछ व्यापार किया जाए। लेकिन अब अगर आप स्थिति को देखें तो डेफिनेटली अगर जो एक नॉर्मल युद्ध है और इस तरह का जो लंबा खिंचा हुआ युद्ध है, उसमें ईरान का जब पहले हमें लग रहा था कि उसने हॉर्मुज बंद किया है तो शायद उसके पास एक शक्ति आ गई है, लेकिन वो शक्ति बहुत समय तक नहीं रहेगी। इन्होंने एक और चीज कही थी कि बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, लेकिन वो अभी नहीं किए, क्योंकि ईरान फेजेस में लड़ रहा है। ईरान ने बहुत छोटे छोटे उसमें अपनी जो पावर है उसको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए इस युद्ध से अमेरिका का भी जो नुकसान हो रहा है वो कम नहीं है, और अमेरिका की जनता डेफिनेटली ये नहीं चाहती है कि इस तरह का युद्ध अमेरिका बार बार लड़े, क्योंकि जो अमेरिका कहता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, और इस वजह से उसके अपने लोगों पे, उसके अपने सैनिकों पे जिस तरह का निरंतर दबाव है, वो नहीं चाहते इस तरह के दबाव में रहे। और देखिए एक और चीज है, जो ज्योग्राफी है ईरान की वो उसको एक अभेद्य किला बनाती है। जगरोज और अब्रोज जो इनके माउंटेन्स हैं, उसकी वजह से बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नहीं आ पाएंगे, और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे तब तक वहां पर पूर्ण तरीके से अमेरिका का नियंत्रण नहीं स्थापित होगा। और जब तक पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं होगा तो जिस तरह का ईरानी लोगों का एक, हर कौम की एक अपनी एक ट्रेट्स होती हैं, तो वो ये हैं कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका की संप्रभुता को अपने ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन एक और चीज है मीनाक्षी जी, जब भी युद्ध होते हैं तो उस देश की दशा दिशा मानसिकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। जो 40 साल से अमेरिका तैयारी कर रहा था ईरान पे इस तरह का हमला करने की, तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता की हैं। लेकिन अब जो, क्योंकि लंबा युद्ध खिंच गया है, उस लंबा युद्ध खिंचने की वजह से अमेरिका और ईरान दोनों पे दबाव है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसमें जीत कौन रहा है, क्योंकि दिक्कत जो आ रही है, जहां से इन्होंने शुरू किया था वो सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, ना ही तो वहां पे कोई रिजीम चेंज हुआ। देखिए मुज्तबा खामेनेई अब आ गए हैं, जो खामेनेई साहब के बेटे थे। जहां तक एनरिच यूरेनियम की बात है, उस पे बात जस की तस है। जो ईरान चाहता था कि उसको स्वतंत्रता मिले व्यापार करने की, उसके जो एसेट्स है वो डीफ्रीज हो, वो नहीं हुए हैं। वो जिस तरीके से युद्ध लड़ना चाह रहा था वो वहीं के वहीं है चीजें। ना ही अमेरिका को कोई बहुत इस पे अपर हैंड मिला है। अमेरिका का लगभग 30 अरब का नुकसान हो चुका है इसमें। जहाज उनके इतने बिग ब्यूटीफुल एरोप्लेन्स वो इतने सारे गिर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है, ये जो सर भी मुझसे पहले कह रहे थे, अनंत काल तक युद्ध चलने वाली जो स्थिति है, ये बहुत ही बेवकूफी वाला युद्ध है जो अमेरिका और ईरान इस समय उलझे हुए हैं। इसका हल जो होगा वो डिप्लोमेटिक ही होगा। लड़ाई से मुझे नहीं लगता है कोई हल निकलेगा। और अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी दिया गया, जहां तक वो मुस्तफा खामनेई को 2019 में बैन कर चुके थे, उन्हीं मुस्तफा खामनेई से विंग कमांडर आशीष सायजी बात करने के इच्छुक हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, कूटनीति के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमेरिका अपनी कब्र तो नहीं खोद करके बैठ गया ईरान में इस युद्ध के साथ साथ। ये मुद्दा भी उतना ही सीरियस है जितने मुद्दे हमने आज डिस्कस किए। अमेरिका बात किससे करे? ट्रंप को शायद मुस्तफा से बात करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन उनका ये चैलेंज तो है कि बात किससे करें। प्रेसिडेंट की बात आईआरजीसी नहीं मान रहा, मिलिट्री में स्पीकर की बात प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही। वो तो ये एक मेजर चैलेंज है। ये जो कैच 22, ये जो क्वैगमायर में फंसा हुआ है अमेरिका, उसका एक बहुत मेजर चैलेंज है कि हुम टू टॉक टू ईरान में। उनका ये लड़ाई करने के लिए तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन अच्छी लगती है कि सारे बटालियन कमांडर्स अपने अपने टारगेट डिसाइड करो और मारो, ऊपर से कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो हम अपनी लोकेशन बता देंगे और मोसाद हमें मार देगी। तो आज भी वो इंटरनेट खोलने के बाद भी दे आर नॉट टॉकिंग ऑन टेलीफोन। वो एम्बुलेंस में कितना इधर से उधर जाएंगे, तेहरान के 100 किलोमीटर में जा रहे हैं, और एम्बुलेंस को पिछले 30-40 दिनों से नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि उसमें आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप एम्बुलेंसेज में मूव कर रही थी। तो इस समय अमेरिका का एक मेजर चैलेंज है, और इसीलिए ट्रंप ने ये लॉन्च किया है। ये कंसिडर्ड कॉल है कि उन्होंने मुस्तफा का नाम लिया है, क्योंकि ही वांट्स टू नो, इट इज अ प्रोब लॉन्च कि होम टू टॉक टू। अगर मुस्तफा नहीं है, अभी जो सुपुर्दे खाक का प्लान बना है सीनियर लीडर के लिए कि उसमें सारे ईरान में जगह जगह होगा, ये सारे इस वक्त सीआईए मोसाद प्रोब करेंगे कि उनके बाद में कौन है। और इसी को निगेट करने के लिए आईआरजीसी ने बहुत टैक्टफुली ये लॉन्च किया है कि दिस मे बी अटेंडेड बाय मुस्तफा। और अगर आप 1-1.5 महीना मीनाक्षी पीछे चले जाएं विथ हाई आईक्यू ऑफ योर व्यूअर्स,
तो उन्होंने बोला था कि मुस्तफा के चेहरे पे बहुत चोटें लगी हैं और हमको मेजर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जस्ट वेट फॉर अनदर वेरी ब्यूटीफुल टर्न टू द स्टोरी कि सूर्योदय खाक के जुलूस में एक नया चेहरा एज मुस्तफा खमेनी, जिसको आईआरजीसी को जिनकी बहुत जरूरत है टू कंट्रोल एंड रीगेन द कमांड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब बीच बीच में ढीले पड़ रहे हैं। स्पीकर साहब को भी बीच बीच में कुछ कई बार ऐसा हुआ कि मतलब रिकंसिलिएटरी टोन में बातें कर रहे हैं, जो कि आईआरजीसी की हार्डकोर जो मिलिट्री विंग है उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बात करेंगे, मुस्तफा खमैनी से बात करेंगे। ये एक प्रोब लॉन्च किया है कि अगर वो नहीं तो कौन। कब तक हम जनरल मुनीर के जरिए से बात करते रहेंगे और मुनीर आके ये नहीं बता रहे हैं कि ये फाइनल डिसीजन है आईआरजीसी का है, प्रेसिडेंट का है, किसका है। ये एक बड़ा मेजर कैच अभी है जिसका मुझे कोई सोल्यूशन अभी नहीं दिख रहा, जब तक कि एक सेकेंड राउंड ऑफ नॉकिंग या कुछ ना कुछ आईआरजीसी के अंतर्गत कोई स्प्लिट या कोई नया लीडरशिप डिक्लेयर हो कि मुस्तफा नहीं आ पा रहे हैं, या उनकी ऐसी वीडियो बाइट्स तो छोड़ दीजिए, ऑडियो बाइट्स तक नहीं आ रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।